नमस्कार। शक्ति की समृद्धि की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आज की खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं एक खास मौके के बारे में। जी हां, अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके पास गोल्ड में निवेश करके भी अपनी समृद्धि में इजाफा करने का विकल्प है। यही नहीं, बल्कि आप घर पर पड़े सोने को भी ना काम पर लगा सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने। आपके घर पर जो सोना है वो भी आपके लिए कमाई कर सकता है, और इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आज के शो में हम किस किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्या क्या चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि कैसे घर पर पड़ा सोना जो है वो भी आपके काम आ सकता है। घर पर पड़े सोने से आप कैसे कमाई कर सकते हैं, सोने में निवेश के और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड ईटीएफ है। ये विकल्प क्या होते हैं, इनकी बारीकियां हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या आप पुराने गोल्ड को बदल कर नया गोल्ड ले सकते हैं। तो शो में हम ये तमाम बातें जो है करेंगे, तमाम चर्चा जो है करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम आशा सिन्हा जी की कश्मकश को समझ लेते हैं। आशा सिन्हा को 23 साल पहले उनकी शादी में 200 ग्राम गोल्ड मिला था। तब से वो केवल लॉकर में ही पड़ा है। लेकिन अब आशा के बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी आगे की पढ़ाई और अपने रिटायरमेंट की वो प्लानिंग कर रही हैं। ऐसे में आशा अब पुराने गोल्ड के बदले नई ज्वेलरी बनवाने और निवेश के जरिए पैसा कमाने के विकल्प तलाश रही हैं। लेकिन वो दुविधा में हैं कि आखिर किया क्या जाए। तो अगर आशा जी की तरह आपकी भी दुविधा है, तो हम आज के शो में आपकी दुविधा को दूर करने जा रहे हैं। आपकी तमाम कंफ्यूजन को दूर करके हम आपको समाधान बताएंगे कि कैसे आप अपने पुराने सोने का इस्तेमाल करके निवेश कर सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेनिशा चेनानी जुड़ रही हैं, जो कि हेड रिसर्च है ऑगमेंट गोल्ड की। रेनिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो रेनिशा जी, सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है कि कोई ऐसी स्कीम होती है जिसमें हम, अगर हमारे पास घर पर पुराना गोल्ड पड़ा हुआ है, तो उसे बदल दें और उसकी बराबर की वैल्यू के जो है चीज़ को हम निवेश कर ले, या फिर नया गोल्ड तो हमें पता मिल ही जाता है, लेकिन क्या निवेश करने का ऑप्शन मिलता है जो घर पर पड़ा हुआ गोल्ड है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। कई महिलाओं के दिमाग में ये आता है कि हमारे पास जो लॉकर्स में गोल्ड पड़ा है उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसे लिवरेज करें। और इसी के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्कीम निकाली है जिसे बोलते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जहाँ पे आपका घर में पड़ा हुआ सोना आप उसको लिवरेज कर सकते हैं, उससे कमाई कर सकते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 10 साल पहले 2015 में लॉन्च हुई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई ने ये लॉन्च किया था। एंड उसमें किस तरह से होता है, 3 तरह से आपका टेन्योर फिक्स होता है कि आप शॉर्ट टर्म में अपना सोना देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में देना चाहते हैं, मीडियम टर्म में देना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में देना चाहते हैं, मतलब 1 साल से 3 साल तक आपको उस पर इंटरेस्ट कमाना है, तो बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट मिलता है, 1 से 1.25% जितना। बट अगर आप मीडियम टर्म में जाते हैं, समथिंग लाइक 5 to 7 years, तो आपको 2.25% जितना रिटर्न मिलता है। एंड अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं 10 से 12 साल, तो 2.5% जितना रिटर्न मिलता है। बट आई वुड सजेस्ट, इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इट्स बेटर कि अगर आप अपना गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, तो उसे आप बेचकर अपनी न्यू ज्वेलरी बनवा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। अगर आप पुराना गोल्ड लेकर न्यू ज्वेलरी बनाएंगे तो आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ मेकिंग चार्जेस का रहेगा। अदरवाइज आप न्यू ज्वेलरी बनवाएंगे तो फिर आप उसको यूज भी कर सकते हैं, आगे चल के लीज भी कर सकते हैं, एंड उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना। दूसरा तरीका है, अगर आप पुराना गोल्ड है उसको बेचकर डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं, उसको आप लीज पे दे सकते हैं। बहुत सारी आजकल गोल्ड लीज कंपनीज हैं जो डिजिटल गोल्ड पर आपको पैसा देती हैं, जो अमाउंट बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा है, लगभग 5% to 7% पर एनम का आपको इंटरेस्ट मिलता है।
तो ये ज्यादा बेटर तरीका है जहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और आप अपना पुराना सोना देकर डिजिटल तरीके में आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लीज़ का विकल्प जो है वो भी आपके पास मौजूद है। लेकिन बहुत सारे और भी विकल्प होते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। जैसे गोल्ड ईटीएफ है, अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, क्योंकि हमें अगर सोने में निवेश करना है, अक्षय तृतीया के मौके पे करना है, तो ये विकल्प जो है वो भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। यस, इंडिया में कई विकल्प हैं गोल्ड में बाइंग करने के लिए। फिजिकली तो हम सालों से जो हमारा अटैचमेंट है गोल्ड के लिए, तो हम बार्स, कॉइन्स एंड ज्वेलरी तो खरीदते ही हैं। बट आजकल जो मिलेनियल्स हैं, नई जनरेशन की वुमेन इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें स्टोरेज कंसर्न्स नहीं हो, सेफ्टी कंसर्न्स नहीं हो, इसीलिए डिजिटल वे में गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं सब लोग एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। और आगे चल के उनको उसकी जब ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है वो कर सकते हैं। तो आजकल हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है, जैसे आपने बताया, गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, डिजिटल गोल्ड है, डिजिटल सिल्वर है, इनफैक्ट उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक्सचेंजेस में आप बाय सेल भी कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू करना हो तो वो भी कई विकल्प हैं। तो ऐसे कई विकल्प हैं आजकल। कई गोल्ड सेविंग स्कीम्स भी है, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स भी है जो ज्वेलर्स चलाते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट आई वुड रेकमेंड, सबसे जो सेफ में सेफ रहता है वो है गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको एक्चुअली दिखता है कि आपका कितना पैसा बन रहा है। एंड डिजिटल गोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। जी, तो डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ जो है वो आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा रैनिशा जी, आपने जिक्र किया था कि हम चाहे तो पुराने सोने को जो है वो बदलवा कर नया ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या नुकसान होता है? क्योंकि जैसे मेकिंग चार्जेस हैं वो जो होते हैं वो हमें दोबारा भरने पड़ेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम ये विकल्प के बारे में सोचें कि मैं अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज करा के नया ले लूँ? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेकिंग चार्जेस जो है ऑलमोस्ट 8 to 15% एक बड़ा कॉस्ट है जो हम ज्वेलरी खरीदते हैं उस पे लगता ही है। तो पुराना गोल्ड अगर हम बेचने चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ता है कि पुराना गोल्ड जो है हमारा शायद हॉलमार्क नहीं होगा, तो उस पर हमें कितना रिटर्न मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न, कि वो 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, दैट वी हैव टू चेक। उसके बाद आप न्यू जो ज्वेलरी खरीदेंगे तो वो हॉलमार्क भी होनी चाहिए, वो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी हॉलमार्किंग कंपलसरी है इंडिया में। तो HUID कोड जरूर देखें न्यू ज्वेलरी में। तो आपका उसमें थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ सकता है कि अभी आपकी न्यू ज्वेलरी जो होगी वो हॉलमार्क रहेगी। एंड दूसरी बात, जिस तरह से आपने बताया कि मेकिंग चार्जेस, पुराना गोल्ड बेचने में आपको कुछ नहीं उसका वापस रिटर्न मिलेगा, एंड नया गोल्ड खरीदेंगे तो मेकिंग चार्जेस लगेंगे। तीसरा कंसर्न होता है GST का। तो GST आपको कुछ भी नहीं लगेगी अगर आप पुराना बेचकर नया गोल्ड खरीदते हैं तो। और चौथा होता है टैक्सेस। अगर आप पुराना गोल्ड बेच के नया खरीद रहे हैं तो वो एक सेल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, इसलिए आपको उस पे टैक्स तो भरनी पड़ेगी। अगर वो पुराना गोल्ड मोर देन 3 इयर्स पहले से होल्ड कर रहे हैं आप, तो लॉन्ग टर्म टैक्स जो रेट है इंडिया में वो है 20%। तो वो 20% अगर आपका सब व्हाइट मनी में आप दिखा रहे हैं तो एटलीस्ट वो 20% आपको टैक्सेस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टैक्सेस का आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा जैसे कि रनिशा जी ने बताया कि आपको GST का भी ध्यान रखना होगा, मेकिंग चार्जेस जो हैं उनका भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो गोल्ड आपने पहले खरीदा था और उसको आप एक्सचेंज करा रहे हैं तो उसमें जो है आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको नए गोल्ड का देना पड़ेगा मेकिंग चार्जेस। लेकिन और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका रनिशा जी हमें ख्याल रखना होता है? क्योंकि जब हम नया गोल्ड बाय करने जाते हैं तो कई बार ये भी डर होता है कि पता नहीं क्या हम जिससे भी एक्सचेंज करा रहे हैं ज्वेलर से, वो हमें सही दे रहा है नहीं दे रहा, उसकी गुणवत्ता कैसी है, तो ये चीजों का हम कैसे ख्याल रखें? कभी भी न्यू ज्वेलरी खरीदने जाएं तो जरूर देखें कि जो ज्वेलर है वो BIS सर्टिफाइड है कि नहीं। उससे सारी ज्वेलरी आप जो खरीद रहे हैं वो हॉलमार्क है कि नहीं। एंड बहुत ही सिंपल तरीका है, HUID कोड एक होता है 6 डिजिट का, वो चेक करना चाहिए। एंड जैसे आप न्यू ज्वेलरी खरीदेंगे और BIS की जो वेबसाइट है, BIS केयर ऐप पे आप जाकर वो HUID कोड डालेंगे तो आपको पूरा कुंडली मिल जाती है उस ज्वेलरी आइटम की, कि कहाँ से वो डेवलप हुई है, कहाँ कौन से ज्वेलर तक पहुंची है, कितने कैरेटेज उसमें गोल्ड है, कितनी प्योरिटी है,
सब कुछ उसका आपको पूरा चिट्ठा मिल जाएगा एक तरह से BIS केयर की वेबसाइट पर। अगर वो HUID कोड नहीं है उस ज्वेलरी पीस में, तो आपको BIS की वेबसाइट पे जाके आप इनफैक्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो देखिए कि BIS सर्टिफाइड ज्वेलर से खरीदें, हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें और HUID कोड जरूर चेक करें उनकी BIS की वेबसाइट पर। तो आपको पता चलेगा कि ज्वेलरी की क्या अमाउंट है, आप जो पैसा दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। सिर्फ आपको जो है बार्गेनिंग करनी होगी वो सिर्फ मेकिंग चार्जेस में देन करनी होगी। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। हॉलमार्क का ख्याल रखना चाहिए, BIS सर्टिफाइड होना चाहिए, HUID कोड जो है वो भी ज़रूर होना चाहिए। खैर रेनिशा जी, इस बीच में हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो हम जो है कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाराणसी से नेहा सिंह जानना चाहती हैं कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है और क्या ज्वेलर्स भी डिजिटल गोल्ड बेचते हैं? इंडिया में डिजिटल गोल्ड को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो चुके हैं एंड कोविड के बाद डिजिटल गोल्ड काफी फेमस हो चुका है मिलेनियल्स के थ्रू, बिकॉज सबको घर बैठे गोल्ड खरीदना है, अपने घर के सोफा पे बैठे बैठे सबको गोल्ड खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है विथ ऑल द ईज एंड कन्वीनियंस। रात को 12 बजे, रात को 2 बजे जिसको भी गोल्ड खरीदना है, एनी टाइम 24/7 घर पे बैठे बैठे विदाउट हैविंग डीमेट अकाउंट, जस्ट बैंक अकाउंट आपके पास है, आपके पास मोबाइल ऐप है, तो आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। वेरी सिंपल एज दैट। एंड ऑगमोंट जो है इट इज वन ऑफ द टॉप डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर्स इन इंडिया। ऑगमोंट की वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं एंड इसमें सबसे बड़ा कन्वीनियंस क्या होता है, आपने ऑनलाइन गोल्ड खरीदा, उसका स्टोरेज जो है वो भी ऑनलाइन होगा। ऑगमोंट की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो पूरा हमारा इन हाउस स्टोरेज रहता है, सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, सब कुछ उसके वॉल्ट्स बने हुए हैं एंड हर चीज चेक भी होती है हर हफ्ते, हर एवरी डे। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका गोल्ड जो है वो सेफ है। आगे चल के जब आपको उसको डिजिटल से फिजिकल में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, उसकी ज्वेलरी खरीद सकते हैं। कई ज्वेलर्स के साथ हमारे टाइप्स हैं, उनके पास जाकर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। आपको कैश चाहिए तो कैश भी ले सकते हैं, कॉइन्स चाहिए, बार्स चाहिए, उस अमाउंट में आप खरीद सकते हैं। एंड डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लमसम अमाउंट के साथ SIP भी कर सकते हैं। तो हर महीने अगर आपको 100 रुपए, 500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, तो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी आप SIP के थ्रू डिजिटल गोल्ड में कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली आपका जो अमाउंट है वो काफी अच्छा हो जाता है ना, आपको बड़ा पीस ज्वेलरी का खरीदना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट आगे चल के करना है, तो वो कन्वर्जन भी हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा आपने ऑप्शन जो है वो बताया है कि अगर आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आप SIP के ज़रिए यानी कि छोटे छोटे अमाउंट के साथ जो है वो भी कर सकते हैं। रेनिशा जी, अगला सवाल लेते हैं। भोपाल से सना अली जो है ये जानना चाहती हैं कि ये गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोच रही हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड को क्या ये अपने बच्चों के नाम पर खरीद सकती हैं? क्योंकि हमारे में भारतीयों में हमारे में बहुत ज़्यादा होता है कि कोई खास मौका है तो हम बच्चों के नाम पर चीज़ें जो है वो खरीदना चाहते हैं, तो आप इनको क्या जवाब देंगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि हम हमेशा चाहते हैं कि आगे चल के हमारा कुछ भी है वो आगे बच्चों को इनहेरिट हो। तो यस, डिजिटल गोल्ड में आप अपने बच्चों के नाम पे भी खरीद सकते हैं। सिर्फ डिजिटल गोल्ड में एक क्राइटेरिया रहता है कि आपके पास PAN नंबर होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। सिंपल KYCs है एंड आप गोल्ड खरीद सकते हैं। डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा KYC नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप खरीद सकते हैं। तो ये बच्चों के नाम पे भी खरीद सकते हैं, अगर आपको किसी को आगे चल के गिफ्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है डिजिटल गोल्ड में। तो ऑप्शन आपके पास अच्छे खासे अवेलेबल है, बस आपको KYC जो है वो कराना होगा। अगला सवाल जयपुर से ज्योति राठौड़ का है। ये जानना चाहती है कि निवेश के लिए क्या बेटर है, फिजिकल गोल्ड खरीद लिया जाए या फिर डिजिटल गोल्ड, और ये भी जानना चाहती है कि डिजिटल गोल्ड में कम से कम कितना पैसा जो है वो लगाना जरूरी होता है। रेनिशा जी, इट ऑल डिपेंड्स, आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कैसा है और आपको किस वजह से आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं। अगर आगे चलकर आपको उसको यूज करना है, आपको शो ऑफ करना है, फ्लॉन्ट करना है, तो हम इंडियंस को जरूर एक इमोशनल अटैचमेंट होता है गोल्ड के साथ। तो वो अगर आपका नीड है तो आप जरूर फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लीजिए एंड फिजिकल फॉर्म में आप बार कॉइन्स भी ले सकते हैं। एंड आपको अपना इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ गोल्ड लेना है कि
आपको रिटर्न्स चाहिए गोल्ड पे, जो गोल्ड के रिटर्न्स है हर साल लगभग CAGR रिटर्न्स जो कहते हैं 12% जितना गोल्ड में हमने देखा है पिछले 20-25 सालों से 12% जितना CAGR रिटर्न है। इस साल इनफैक्ट 2025 में 30% प्राइजेस अभी तक बढ़ चुकी है। तो आपको अगर ये रिटर्न्स को कैप्चर करना है तो बेटर है कि आप डिजिटल गोल्ड खरीदें, कि जहां पे आपको बाय सेल करना, लिक्विडिटी बहुत ही इजी रहता है। विथ वन क्लिक यू कैन बाय, वन क्लिक यू कैन सेल एनी टाइम ड्यूरिंग द डे 24/7। तो लिक्विडिटी अगर आपको चाहिए बहुत ही जल्द तो डिजिटल गोल्ड इज अ बेटर वे, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, तो अगर लिक्विडिटी के लिहाज से आपको देखना है तो डिजिटल गोल्ड जो है वो बेटर है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में कुछ दिलचस्प नंबर्स पे यानी कि आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, गोल्ड के फिजिकल फॉर्म और ETF ने कितना कितना रिटर्न दिया है। दोनों के अपने कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। अभिलाषा जो है हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े लेकर आ रही हैं। बिल्कुल पल्लवी, और ये आंकड़े जो हैं वो दर्शकों को मदद करेंगे कि सोने में वो निवेश कैसे करें, उसे समझ जाएं। तो देखिए, कुछ आंकड़े लेकर हम हाजिर हैं। फिजिकल गोल्ड और ETF में निवेश के जो नफ़ा नुकसान हैं वो ये आंकड़े आपको सीधे तौर पे बताएंगे। जो पैमाने हैं वो तो सबसे पहले यही है कि स्टोरेज की ज़रूरत है नहीं है। फिजिकल गोल्ड में देखिए हाँ इसकी ज़रूरत होती है और ETF में नहीं होती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने सोना खरीदा, अब आप सोचेंगे कि उसको कैसे रखें, आप बैंक में लॉकर लेते हैं, यानी उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ETF में वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है। दूसरी तरफ शुद्धता की गारंटी, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि हॉलमार्क होना गोल्ड का बहुत ज़रूरी है। पुराना सोना है तो हम नहीं जानते कि उसकी शुद्धता कितनी है, तो फिजिकल गोल्ड में वो शुद्धता की बात जो है वो नहीं है। ETF में बिल्कुल हाँ, जो 24 कैरेट की बात होती है उसकी पूरी गारंटी होती है। सुरक्षा का जोखिम, चोरी का डर तो रहता है, ये हम जानते हैं, और हम सोना पहन के बाहर निकलने में भी बहुत डरते हैं। तो ये फिजिकल गोल्ड के साथ तो है, लेकिन जब आप ETF की बात करते हैं कोई डर नहीं है, आपने निवेश कर रखा है सोने में। अब बात कर लेते हैं कि लोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो फिजिकल गोल्ड में हाँ, हमारे दर्शकों को ये पता होगा कि सोना आप बैंक में देकर लोन ले सकते हैं। कभी भी कोई बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है तो फिजिकल गोल्ड के बदले में हम लोन ले सकते हैं। लेकिन ETF में जो अगर आपने निवेश किया है और आप चाह रहे हैं कि आप उसके बदले में लोन ले लें, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। और नफ़ा नुकसान की बात कर लें तो लिक्विडिटी, इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे। आम भाषा में उसको कहें कि भुना लेना अपने जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो बेचने में वक्त लग सकता है। अब आप सोना लेके बाज़ार में जाते हैं, उसे बेचने की कोशिश करते हैं, भाई कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग जो आपके ज्वेलर होते हैं वो बताते हैं भाई कितना कटेगा, लेकिन ETF में वो चीज़ नहीं है। अब देखिए, ये भी एक फ़र्क हम आपको बता रहे हैं कि रिटर्न कितना है। निवेशकों का सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। तो 10 साल का अगर आप फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं तो 12% के करीब रिटर्न है, और ETF में ये थोड़ा कम है, 11.44% का रिटर्न है। लेकिन 15 साल के लिए अगर आप रिटर्न कर देते हैं तो ज़रा फ़र्क देखिए, 17% जहां आपको फिजिकल गोल्ड में रिटर्न है, तो ETF में सिर्फ 10.80% का आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये कुछ नफ़े नुकसान की बात है और इसे ध्यान में ही रखकर आप निवेश करें गोल्ड में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बड़े अच्छे से जो है हमें ये तमाम आंकड़े बताए, और सबसे बड़ी बात हमें ये भी समझाया कि क्यों फिजिकल गोल्ड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं या खरीदते हैं तो उसमें हमें क्या क्या परेशानी आती है, लेकिन ETF कैसे हमारे लिए एक सिंपल तरीका रहता है, क्योंकि उसमें स्टोरेज का झंझट नहीं है, चोरी का डर नहीं है, तो काफ़ी आसानी रहती है। खैर, वापस चलते हैं रैनिशा जी के पास। रैनिशा जी, चूँकि अक्षय तृतीया आने वाली है, इस वक्त जो है बहुत से लोग जो है इस बारे में सोच रहे होते हैं, और यही वजह है कि हम ये खास पेशकश भी लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आजकल दर्शकों के दिमाग में होगा वो ये होगा कि गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या अभी मुझे गोल्ड खरीदना चाहिए कि थोड़े दिन जो है वो इंतज़ार करना चाहिए कि भाई आगे जाके थोड़े प्राइसेस कम होंगे और उसके बाद जो है मैं गोल्ड खरीदूं? तो ऐसे आप क्या सलाह देंगी लोगों को? मैं ऑलवेज एडवाइस करती हूँ लोगों को कि अपना पूरे पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 15 to 20% गोल्ड में जरूर एलोकेट करें, क्योंकि आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं। एंड उसमें भी मतलब डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया अपने पोर्टफोलियो को, तो गोल्ड में इतना एटलीस्ट डालना जरूरी है।
अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसमें आई वुड से कि आप लमसम बाय कीजिए जब ऑस्पिशियस डे है, जिस तरह से अक्षय तृतीया है, दिवाली धनतेरस है, ये 2 मौके हैं जहां पे आपको ऑस्पिशियस बाइंग जरूर करनी चाहिए। जो भी छोटे अमाउंट में आप कर सकते हैं, आपको 1 ग्राम कॉइन खरीदना हो तो एटलीस्ट उतना भी कर सकते हैं। सो दैट वुड गिव ऑस्पिशियसिटी टू योर पोर्टफोलियो। एंड बाकी आई वुड एडवाइज कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है तो SIP इज द बेस्ट मीडियम। आप SIP हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बाय कीजिए गोल्ड में, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छा हो जाता है, और आपके रिटर्न्स जो हैं ओवरऑल शॉर्ट टर्म में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। एटलीस्ट आप 4 साल 5 साल तक एटलीस्ट देखें तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड इनफैक्ट आप पिछले 3 सालों में भी देखेंगे तो गोल्ड की प्राइसेस डबल हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोचिए तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाएंगे। एंड SIP करते रहिए ETFs में या फिर डिजिटल गोल्ड में, दोनों में ये ऑप्शंस हैं, तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिटर्न्स अगर बेहतर करने हैं तो SIP जो है वो ज़रूर करते रहिएगा। लेकिन रेनिशा जी, अगर हम बात करें अभी आगे आने वाले वक्त में जब शादियां होंगी, तो इस वक्त जो होते हैं ना, लोग प्लान करना शुरू कर देते हैं कि हमें गोल्ड खरीदना है, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो आने वाले वक्त में अब आपको कैसे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े डिप करेंगे, नीचे जाएंगे, या फिर और आगे बढ़ने वाले हैं? क्योंकि नवंबर दिसंबर में जिनकी शादी हैं वो इस वक्त जो है प्लान कर रहे होंगे कि मुझे तो गोल्ड खरीदना है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी नवंबर वगैरह में, वो सोचते हैं कि अक्षय तृतीया से जो है हम शुरुआत कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे खरीदते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसके घर में 2025 में शादियां हैं तो वो अपना प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे अभी से कि उन्हें कब खरीदना चाहिए। और जिसने अभी तक बाय नहीं किया है गोल्ड, आई वुड से थोड़ा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 महीनों में मुझे लगता है यहाँ से प्राइजेस एटलीस्ट 10% जितना करेक्शन प्राइजेस में आ सकता है। जो वेट कर रहे हैं लमसम बाइंग करेंगे, और जो इन्वेस्टेड है SIP के थ्रू, तो वो तो सबसे बेहतर तरीका है। जिसने नहीं किया है तो अभी से वो SIP स्टार्ट कर दे, थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे हर महीने। तो एटलीस्ट आपको नवंबर दिसंबर तक भी 6 महीने का टाइम है। अभी भी आप स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने में आपका एवरेज प्राइस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही जल्दी जरूरत है, नेक्स्ट 2-3 महीनों में जरूरत है, तो आप थोड़ा 1 महीना जितना वेट कीजिए। मुझे लगता है यहाँ से प्राइसेस जो 1 लाख के आसपास है, that can come down to 85 to 90,000 within next month or so, because जो भी negatives थे जिसकी वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइसेस में इतना हमने ब्लो अप आते हुए देखा, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। जो भी टैरिफ की अनसर्टेनिटी थी कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाएंगे, या फिर जो US चाइना ट्रेड वॉर है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो भी ये फंडामेंटल न्यूज़ है, सारे के सारे प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। जब तक कुछ नया ट्रिगर नहीं आता, आई डोंट थिंक अभी प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जाएंगे। इनफैक्ट थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट है। ये आपने बहुत अच्छी बात जो है हमारे दर्शकों को बताई है। तो अगर आपके घर में भी नवंबर दिसंबर में शादी है, साल के अंत में है, और आप प्लान कर रहे हैं कि अब मुझे बल्क बाइंग करनी है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि रेनिशा जी ने कहा है 10% का करेक्शन जो है वो संभव है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना तो बनता है, ताकि आप एक सही भाव पर जो है वो सोने की खरीदारी कर सके। लेकिन रेनिशा जी, जो हमारा पहले वाला एक चर्चा चल रही थी, उस पर मैं वापस अब लौटना चाहूँगी। हम सोने में जब सोने को बेचते हैं पुराने वाले को, और सोचते हैं कि हम कुछ नया निवेश करेंगे, गोल्ड ETF में खरीदना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं, तो इस दौरान इस प्रक्रिया में कोई टैक्स वगैरह भी लगता है क्या? जो हमारा पुराना सोना है वो एटलीस्ट काफी पुराना होगा, 3 साल से तो पुराना होगा ही। तो जब हम टैक्स की बात करें गोल्ड में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आप गोल्ड को 3 साल से पहले होल्ड कर रहे हैं, 3 साल से पहले लिया हुआ है, 2 साल पहले लिया हुआ है, या 1 साल पहले लिया हुआ है, वो आप बेचते हैं, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एंड वो जो होता है टैक्स का नंबर, वो डिपेंड करता है आप किस इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं। तो अगर आप 20% ब्रैकेट में आते हैं, 30% ब्रैकेट में आते हैं, जितना आप जिस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उतना आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, जितना आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका गोल्ड पुराना है, 3 साल से भी पहले लिया हुआ है, तो फिर आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, और वो होता है 20%। तो आप कोई भी तरीके से आपके पास गोल्ड है, फिजिकल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, ETF के फॉर्म में है, जो भी फॉर्म में है, सब में टैक्स रेट्स इक्वल है। सिर्फ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ये देखा जाता है।
ठीक है, तो टैक्स रेट इक्वल है, सिर्फ आपको ये देखना होगा कि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि जब हम बात करते हैं तो शायद शहरी इलाकों में, मेट्रो सिटीज़ में हम लोगों के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना, उसके विकल्प तलाशना थोड़ा आसान है, लेकिन जो गाँव में महिलाएँ रहती हैं उनके लिए आज भी ऑप्शन जो सबसे बड़ा वो होता है कि फिजिकल फॉर्म में गोल्ड जो है वो खरीदा जाए। और क्या क्या विकल्प जो हैं वो ऐसी महिलाओं के लिए हो सकते हैं, क्या आप उन्हें सुझाना चाहेंगे? इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास जो है कितनी ऐसी महिलाएं टियर 2, टियर 3 या फिर गाँव से आती हैं जो ये कहती हैं कि मैं डिजिटल गोल्ड में जो है निवेश करना चाहती हूँ? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हमको सिर्फ अर्बन वुमेन इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं सोचना है, रूरल वुमेन इन्वेस्टर्स के बारे में भी सोचना होता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, एवरी इन्वेस्टमेंट काउंट्स, और जिस तरह से अभी लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, आई थिंक रूरल वुमेन भी काफी ऑप्शंस जो है, नए ऑप्शंस हैं डिजिटल वे में, वो इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। एंड यस, उनके पास भी कई ऐसे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स भी है जो बैंक्स चलाती हैं, वो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर कई ज्वेलर्स हैं, वो भी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स चलाते हैं, वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। एंड उनको अगर ये सब स्टोरेज कंसर्न्स और सेफ्टी कंसर्न्स नहीं लेने हैं, तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी बहुत इजी है। सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी है, बैंक अकाउंट से उसको लिंक करना है, पैन कार्ड डिटेल्स डालनी है, एंड देयर यू गो। सिर्फ एक क्लिक में आप जितना अमाउंट का आपको गोल्ड चाहिए उतना खरीद सकते हैं, एज लो एज 100 रुपीज ऑल्सो। तो इतना कम अमाउंट में गोल्ड में इन्वेस्ट करना, SIP करना बहुत सिंपल रहता है। हम ये भी इन्वेस्ट करना सिखाते हैं लोगों को। एंड जैसे आप पूछ रहे हैं कि कितना हमारा रूरल एरिया से आता है इन्वेस्टमेंट, आई वुड से 30-40% रूरल एरिया से भी इन्वेस्टमेंट हमारा आता है, क्योंकि अभी अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है, लोग काफी लिटरेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से करने चाहिए। ठीक है, ये आपने सही बात कही है कि अभी जो है बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, वो ये समझने लग गए हैं कि कैसे उन्हें जो है वो निवेश करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के आने से जो है मुझे लगता है काफ़ी समस्या हल भी हो गई है, क्योंकि गांव-गांव तक जो है रूरल एरिया में भी मोबाइल जा चुके हैं, लोग व्हाट्सएप चलाना भी जानते हैं और उनको ये भी पता है कि कैसे ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं। तो इसलिए हमें भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि डिजिटल गोल्ड में निवेश जो है वो रूरल एरिया में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खैर, वापस अब हम कुछ और दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। हल्दिया से एक सवाल लेते हैं प्रियंका बेरा का। ये जानना चाहती हैं कि इन्होंने 3 साल पहले जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे थे, क्या इन्हें मैच्योर होने से पहले ये बेच सकती हैं? तो रेनिशा जी, क्या जवाब देंगे आप इन्हें? जी, जिस तरह से SGBs 10 साल पहले लॉन्च हुए थे, हमने देखा है कि ओवरऑल जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी, या सो SGBs जो है वो 10 साल पहले लॉन्च हुए थे 2015 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर इंडियंस। पर पिछले 2 सालों से SGBs का न्यू इश्यूएंस बंद हो चुका है, एंड जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। SGBs में ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सिनारियो देखा जाता है, मिनिमम जो टेन्योर है वो 5 इयर्स है, और अगर आप 8 इयर्स तक होल्ड करते हैं तो आपको कुछ टैक्स नहीं लगता। तो आई वुड से आप 3 साल से इन्वेस्टेड हैं तो स्टे इन्वेस्टेड, अभी आपको बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिक्विडिटी कंसर्न्स नहीं हो तो आई वुड से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आपको गोल्ड के प्राइस गेन्स के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। हर महीने हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एटलीस्ट 5 साल तक आप अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट मत कीजिए, आपको टैक्स के कंसर्न्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टैक्स बेनिफिट्स भी रहेंगे। तो आई वुड से स्टे इन्वेस्टेड, अभी मत बेचिए।
ठीक है प्रियंका जी, आपके लिए सलाह ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो ये सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको टैक्स वगैरह भी भरना पड़ेगा और उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल लेते हैं, नांदेड़ से अंजलि राव का है। ये कह रही हैं कि मैं पेपर गोल्ड में निवेश करना चाहती हूँ, इसके लिए गोल्ड ETF बेटर रहेगा या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, और इन दोनों में अंतर क्या है? तो रेनिशा जी, हमारे तमाम दर्शकों को ज़रा ये भी समझा दीजिएगा कि दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है जब हम बात करते हैं गोल्ड ETF के बारे में और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इंडिया में एटलीस्ट 1 डजन कंपनीज है जो गोल्ड ETF भी ऑफर करती है एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड भी ऑफर करती है। गोल्ड ETF जो है वो डायरेक्टली गोल्ड की प्राइसेस को रेप्लिकेट करते हैं एंड जो आपने जिस डे आपने गोल्ड ETF खरीदा उस टाइम पे आप समझिए उस टाइम पे आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा है। सिर्फ आप फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीद रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में खरीद रहे हैं विदाउट स्टोरेज एंड सेफ्टी कंसर्न्स। तो वो एग्जैक्ट अमाउंट का आपको समझो कि आपने गोल्ड खरीदा हुआ है एंड उसपे जो ETFs हैं अपनी चार्जेस लगाते हैं, ईयरली AUM चार्जेस जो उनके होते हैं वो लगभग 0.5% to 0.75% जितना रहता है। दूसरा जो होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, वो डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, वो गोल्ड में भी गोल्ड की ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड की माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उनके पास ऑप्शंस रहते हैं कि गोल्ड के पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करना है। तो जो सस्ता पड़ता है, चीप ऑप्शन है और जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं वो है गोल्ड ETF। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, बट थोड़ा बहुत आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सो आई वुड रादर चूज गोल्ड ETF जहाँ पे आपका एंट्री एग्जिट कॉस्ट कम होती है, रिटर्न्स बेटर मिलते हैं। एटलीस्ट म्यूचुअल फंड से, गोल्ड म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स मुझे लगता है गोल्ड ETFs में अच्छे मिलते हैं, बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस कंटिन्यूअसली बाइंग साइड में ही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो ज्यादा रिटर्न्स गोल्ड ETFs ने दिए हैं कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है अंजलि जी, तो आपके लिए रेनिशा जी की सलाह ये है कि एंट्री एग्जिट अगर आपको स्मूथ चाहिए, बेहतर रिटर्न्स चाहिए, तो आपके लिए गोल्ड ETF जो है वो फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन जाते जाते अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रेनिशा जी, मैं आखिर में बस आपसे एक चीज़ जो है समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो चाहे ETF हो, ये जितने भी ऑप्शंस हैं आज भी फिजिकल गोल्ड के मामले में अगर हम देखें तो उतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है वो ये रही है कि सोने का मतलब तो वही है कि जिसको हाथ लगा के छू के हम देखें, अच्छे से परखें और उसके बाद जो है उसको खरीदें। चाहे आजकल का जैसे माहौल है तो उसमें महिलाएं जो है पहनती ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर पे या अपने बैंक के लॉकर में संभाल के ज़रूर अच्छे से रखती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये जितने भी बाकी ऑप्शंस है डिजिटल गोल्ड के, ये फिजिकल गोल्ड को मात दे पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। ये इंडियन वुमेन को गोल्ड को फ्लॉन्ट करना बहुत अच्छा लगता है। वी वांट टू शो ऑफ अपनी गोल्ड ज्वेलरी एवरीवेयर वी गो, वेदर इट इज इन मैरिजेस और एनी फंक्शंस, हम सबको यही पसंद होता है। एंड बट ये ग्रेजुअली इफ यू अंडरस्टैंड, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है आफ्टर कोविड। हमने देखा है कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है ग्रेजुअली वो भी चेंज हो रहा है। अभी कई ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है जहां पे हम डिजिटल वे में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये ट्रेंड तो काफी चेंज हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर जो है वो काफी आ चुका है इंडिया में भी। आप अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखेंगे तो जो ज्वेलरी की डिमांड है, गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड है, तो पूरा जो गोल्ड की डिमांड आती है उसमें से 50% गोल्ड ज्वेलरी डिमांड है एंड 50% दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। बट इन इंडिया 75% हमारी डिमांड जो है वो ज्वेलरी से आती है, 25% फ्रॉम अदर वेज। तो ये 75% जो है वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। वो मुझे लग रहा है नेक्स्ट आने वाले सालों में ये कम होके 65 to 70% भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे इतने हाई प्राइजेस पे ज्वेलरी खरीदना काफी लोगों को अफोर्डेबल नहीं लगता है। एंड जो खरीद रहे हैं वो थोड़ी मुझे
लगता है लो कैरेटेज ज्वेलरी खरीद रहे हैं, बहुत हाई वॉल्यूम्स में नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी है। एंड जिसको पता है कि मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है तो दे विल नॉट बाय फॉर इन ज्वेलरी टर्म्स, वो गोल्ड बार्स या कॉइन्स खरीदेंगे या डिजिटल फॉर्म में खरीदेंगे। तो वो लोगों को भी समझ में आ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है कि जिस तरह से गोल्ड के रिटर्न्स हैं, हमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो वी हैव टू बाय इन कॉइन बार या फिर डिजिटल फॉर्मेट। अगर हमको फ्लॉन्ट करना है तो हम ज्वेलरी फॉर्म में खरीदेंगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, लोग ये समझ रहे हैं, तो ग्रेजुअली मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत ज्वेलरी की डिमांड इम्पैक्टेड होगी, बट यस वो कॉम्पनसेट हो जाएगी। ETF डिमांड बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाएगी ग्रेजुअली। पर हमारे इंडिया की जो डिमांड है 700 से 800 टन हर साल हमको गोल्ड चाहिए, वो वही रहेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो इंडियन पिक्चर भी चेंज हो रही है। ज्वेलरी की डिमांड हालांकि सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे बाकी ऑप्शंस की, बाकी विकल्पों की भी डिमांड आ रही है। जैसा कि रेनिशा जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये भी समझाया कि कैसे गोल्ड ETF आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को बड़े अच्छे से समझाया है कि कैसे वो अपने पुराने गोल्ड को इस्तेमाल करके नया गोल्ड जो है वो ले सकते हैं। उसमें उनको फ़ायदा ये रहेगा कि GST जो है उन्हें नहीं चुकाना होगा, और अगर ये पेपर गोल्ड के बारे में सोच रहे हैं तो कैसे गोल्ड ETF जो है वो एक फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आपके घर पर सोना पड़ा है तो सिर्फ उसे ये मत सोचिए कि भाई ये ज्वेलरी मेरे पास पड़ी है, मुझे इसको पहनना है। उसको केवल एक ज्वेलरी के लिहाज से मत देखिए, बल्कि वो आपके ना सपनों के फाइनेंशियल इंजन भी बन सकते हैं। जी हाँ, आपकी ज्वेलरी जो है वो आपके सपनों को पूरा कर सकती है और आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो अब आपको एक नए नज़रिए के साथ जो है देखने की ज़रूरत है अपने घर पर पड़े सोने को। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई खास पेशकश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।